हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी के, जो कि पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपको मेरी पार्ट 1 वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। पार्ट 1 वीडियो में हमने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किए थे? हमने क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक थे पार्ट 1 वीडियो में, और ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें क्वेश्चन आंसर 6 से स्टार्ट है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, the potential energy of freely falling object decreases progressively. Does this violate the law of conservation of energy? Why? जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, यानी कि एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया है, जब वो नीचे आता है तो उस टाइम में उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है। क्या ये कंडीशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट करता है या नहीं करता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो आंसर है, व्हेन अ फ्रीली ऑब्जेक्ट comes downwards, its height above the ground decreases, due to which its potential energy decreases progressively. Now, as the freely falling object comes down, its speed goes on increasing, due to which its kinetic energy also goes on increasing. A decrease in potential energy is equal to an increase in kinetic energy of the body. During this process, mechanical energy remains constant. Therefore, the law of conservation energy is violated. मतलब जब एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, उसके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। और थ्रू आउट ऑफ द जर्नी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? वायलेट नहीं होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, डज द ट्रांसफर of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? When is the energy you spent going? जब आप एक बहुत बड़े हैवी रॉक यानी बहुत बड़े चट्टान को क्या करते हैं? पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो क्या आप एनर्जी को ट्रांसफर करते हो? जो एनर्जी आप लगा रहे हो वो कहाँ जा रही है? क्योंकि क्या हो रहा है, जो हैवी रॉक है वो तो हिल ही नहीं रहा। आप उसको बहुत ज़्यादा पुश करते जा रहे हो, धकेल रहे हो, बट वो जो चट्टान है वो हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आपकी जो एनर्जी है वो जा कहाँ रही है? क्योंकि रॉक क्या हो रहा है, रॉक तो हिल ही नहीं रहा है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आंसर है, when we push huge rock there is no transfer of muscular to stationary rock. Also there is no loss of energy because muscular energy is transferred into heat energy which causes our body to sweat. मतलब जब हम किसी चीज़ को क्या कर रहे होते हैं? पुश कर रहे होते हैं, तो हम अपनी एनर्जी लगाते हैं। तो हम कौन सी एनर्जी लगाते हैं? हम मसल्स के थ्रू तो ही एनर्जी लगा रहे हैं। यानी हम जो चट्टान को पुश कर रहे हैं तो हम कौन सी एनर्जी लगा रहे हैं? मसल्स के थ्रू लगा रहे हैं, तो यानी मस्कुलर एनर्जी लगाते हैं उस रॉक पर। लेकिन वो पुश तो हुई ही नहीं, यानी कोई एनर्जी का ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं। तो ये एनर्जी मतलब मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? हीट एनर्जी में, जिसके कारण हमारी बॉडी क्या करती है? स्वेट करने लग जाती है। मतलब एनर्जी ट्रांसफर तो हुई ही नहीं और वो एनर्जी जा रही है बॉडी पे, जिससे हमें क्या आ रहा है? हमें पसीना आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या पूछा गया है? 8 में पूछा गया है, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। हाउ मच एनर्जी इन दिस इन जूल? किसी घर में एक महीने की बिजली 250 यूनिट खर्च होती है, तो एनर्जी जूल में कितनी होगी? आपको ये बताना है। तो हमें क्या दे रखा? गिवन है 1 मंथ की यूनिट कितनी है? 250 यूनिट। यानी एक मंथ की जो यूनिट खर्च हो रही है, बिजली खर्च हो रही है, वो कितनी हो रही है? 250 यूनिट हो रही है। अब इसमें है 1 किलोवाट आवर कितना होता है? जो कि कितना होता है? 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल होता है। ये तो हमें पता है, मगर हमें निकालना कितना है? हमें निकालना है 250 किलोवाट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे 1 किलोवाट आवर, जो कि लिखा गया है यहाँ पे, उसकी कितनी होती है? 3.6 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 6 जूल। और हमें निकालना है 250 किलोवाट आवर, तो हम क्या करेंगे?
6 मल्टीप्लाई 10⁶ को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 250 जूल से। तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁸ जूल। यानी 1 मंथ में स्पेंड हुई है क्या एनर्जी, वो कितनी हुई है, 9 मल्टीप्लाई 8 जूल होगी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg is raised to height of 5 meter above the ground. What is its potential energy if the object is allowed it to fall? Find its kinetic energy when it's halfway down. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दे रखा है, जिसका मास 40 किलो दे रखा है, उसको 5 मीटर की हाइट से उठाया जाता है, यानी 5 मीटर की हाइट से उसको नीचे फेंका जाता है। अब हमें उस पॉइंट यानी 5 मीटर की हाइट में उस ऑब्जेक्ट की क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हमें क्या है आंसर, देखो आंसर क्या होगा कि हमें मास तो दे रखा, मास कितना दे रखा, मास हमें 40 kg दे रखा है, मगर जो ग्रेविटी है वो यानी जी है, वो जी हमें नहीं दिया गया है। तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम उसे क्या ले लेंगे, हम उसको 10 ले लेंगे, 10 मिनट पर सेकेंड ले लेंगे। और हाइट कितनी दे रखी, हाइट हमें दे रखी 5 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई g इंटू एच। तो m हमारा हो गया यानी मास हमारा हो गया 40, g यानी ग्रेविटी हमारा हो गया 10 जो हमने एज्यूम किया था, और h कितना था, h यानी हाइट जो कि हमें दे रखा था 5 मीटर, तो हमने लिख दिया 5। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2000 जूल, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना आया 2000 जूल, मगर किसका, 5 मीटर हाइट का। अब क्या पूछा गया था, अब हमसे ये पूछा गया था इफ द ऑब्जेक्ट अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। हाफ वे डाउन यानी आधा। अब ऑब्जेक्ट को हम रिलीज कर दिया गया था, अब वो आधे रास्ते में होगा, उस आधे रास्ते में आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। यानी 5 मीटर की हाइट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल थी। तो अब जो हाइट है वो उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, हाफ वे हो गई है, यानी हाइट कितनी थी 5 मीटर थी, तो यानी 5 मीटर का हाफ कितना हो गया 2.5 हो गई है। तो 2.5 के हिसाब से हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अभी जो पोटेंशियल एनर्जी निकली थी वो निकली थी 5 मीटर की, अब कितने के हिसाब से निकालनी है, 2.5 के हिसाब से। तो फिर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, हमने लिखा m मल्टीप्लाई g इंटू एच। m कितना था, मास था 40, और g जो कि हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए कितना लिया था, 10 लिया था, और हाइट हमारी कितनी हो गई 2.5 यानी उसका हाफ जो पहले का था, तो 2.5 हो गई है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 1000 जूल। यानी ये जो 1000 जूल आया है ये किसके हिसाब से आया है, ये आया है 2.5 के हिसाब से। ओके, तो ये था क्वेश्चन, इसका आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब अर्थ के, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी सैटेलाइट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा, जस्टिफाई करो आप अपने आंसर को। तो आंसर है व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स राउंड द अर्थ देन एट each points of its path the direction of force of gravity on the satellite is perpendicular to the direction of its displacement, hence the work done on the satellite by the force of gravity is 0। जब कोई सैटेलाइट अर्थ के यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उसके पाथ के क्या बोलते हैं, प्रत्येक पॉइंट पर सैटेलाइट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की दिशा उसके डिस्प्लेसमेंट की दिशा के परपेंडिकुलर होती है। देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो किया गया जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, थिंक डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। क्या किसी वस्तु पर कार्य करने वाले किसी फोर्स की एब्सेंस में वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, सोचिए अपने फ्रेंड्स को और अपने टीचर के साथ इस पर आपको क्या करना है, आपको एक डिस्कस करना है। तो आंसर है यस देयर कैन बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वी नो दैट
For an object moving with constant velocity, the net force acting on it 0, but there is displacement along the motion of the object. हाँ, किसी भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन करने वाला किसी भी फोर्स की एब्सेंस में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. हम जानते हैं कि एक कांस्टेंट के साथ फोर्स एक्टिंग वस्तु के लिए उस पर कार्य करने वाला नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट की जो मोशन के साथ डिस्प्लेसमेंट होता है. तो ये थे क्वेश्चन आंसर वर्क एंड एनर्जी के. तो ये पार्ट 2 वीडियो है. अभी पार्ट 3 वीडियो भी आएगी जो कि आगे के क्वेश्चन आंसर आएंगे. तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा. तो प्लीज़ अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए. चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.